नमस्कार। जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आ गया। जिसका बेसब्री का इंतज़ार था वो दिन आज आ गया है, वो समय आ गया है ताकि हम लोग क्लास शुरू करें। ये क्लास स्पेशली क्लास 10th वालों के लिए है, जो चाहे बिहार बोर्ड किसी भी बोर्ड से हो, एनसीईआरटी को फॉलो करेगी। और दूसरी बात, मीडियम जो है मीडियम रहेगी, हिंदी इंग्लिश मिक्सिंग रहेगी। लेकिन मैंने यहाँ इंग्लिश में लिखा रखा तो ऐसे बच्चे जो बिहार बोर्ड के हैं, हिंदी मीडियम से हैं, तो ये ना सोचे कि ये इंग्लिश मीडियम है। तो ये जो है यहाँ पे कहानी समझाई जाएगी, स्टोरी समझाई जाएगी, और बाद में जो आपके नोट्स हैं, आपके एमसीक्यू बेस्ड नोट्स हैं या लॉन्ग शॉर्ट जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, तो उसको भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। तो आज बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि पढ़ने का किस तरह से पढ़ा जाएगा, ये यहाँ हम किस तरह से पढ़ाएंगे आप लोगों को, और आप लोगों को किस तरह से पढ़ना है, और क्या क्या बेसिक्स है। आज बेसिक की बात करेंगे कि 9 से 10th में जाने के लिए, जो 10th का जो कंसेप्ट है उसको समझने के लिए, बेहतरीन से समझने के लिए 9 के किस किस कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है, आज उसको भी बात करेंगे। ठीक है। तो अगर हम क्लास 10 का आज जैसे शुरू है, हम लोग टोटल क्लास 10 का टोटल 4 बुक्स है। सोशल साइंस के लिए 4 बुक है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। लेकिन हम लोग शुरुआत करेंगे किससे? हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। ठीक है। और हिस्ट्री से शुरुआत, जैसे अगर मान लें हिस्ट्री में टोटल एनसीईआरटी के हिसाब से टोटल 5 चैप्टर है। टोटल कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं। जैसे सबसे पहला चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप है, यानी राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद है, भारत में राष्ट्रवाद है। तो इस तरह के टोटल 5 चैप्टर है तुम्हारा। ठीक है। और एक चैप्टर को ऐसे नहीं कि एक चैप्टर पूरे 10 दिन 15 दिन चलेंगे, ऐसा नहीं है। एक चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, आई थिंक। अगर कंप्लीट करना चाहें तो एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, एक लेक्चर में भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को ध्यान में रखते हुए, आप लोग को समझने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक चैप्टर को 2 दिन 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन जाएंगे। ठीक है। तो आज जो हम लोग 10th क्लास में डायरेक्ट फर्स्ट चैप्टर में नहीं जाएंगे। आज हम 9th के कुछ कंसेप्ट्स में बात करेंगे, 9th के कुछ ऐसे चैप्टर्स की बात करेंगे जो 10th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। ठीक है। जैसे उनमें से एक चैप्टर है इसका फ्रांस की क्रांति, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है। यहाँ हम इंग्लिश में लिख, वैसे इंग्लिश हिंदी दोनों वर्ड्स यूज़ करेंगे, और साथ साथ में हिंदी में तो समझाएंगे ही, और वर्ड्स यूज़ दोनों में रहेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ठीक है। ताकि चाहे जो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम में हो, किसी को भी परेशानी ना हो। तो जैसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये क्लास 9 के लिए भी है। ये आज हम लोग बेसिक की बात करेंगे, क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, फ्रांस की क्रांति। ये जो चैप्टर है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का बेसिक्स का स्टार्टिंग जो है, क्लास 10 का जो स्टार्टिंग है वो इसी चैप्टर से है बेसिकली। क्योंकि जैसे राष्ट्रवाद, जैसे फ्रांस कहाँ आता है? यूरोप के अंदर आता है। तो जब हम क्लास 10th में यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे तो सबसे पहले फ्रांस की ही बात करेंगे। ठीक है। क्योंकि जब राष्ट्रवाद की ये जो हम लोग देखते हैं, लिबरेटी, फर्टिनिटी, रिपब्लिक, ये जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले कहाँ आए वो एक देखोगे तो देखा जाए तो सबसे पहले ये जो वर्ड, ये जो प्रिंसिपल, ये कंसेप्ट जो स्टार्ट हुआ वो फ्रांस से ही होता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं फ्रांस मेजर रोल अप्लाई करता है, मेजर रोल रहता है इसका नेशनलिज्म का। जो नेशनलिज्म का जो स्टार्ट पॉइंट है वो फ्रांस ही है। ठीक है। तो इसलिए फ्रांस को पढ़ना ज़रूरी है, और ये बेसिक है। क्लास 10 का जब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को बात करना पड़ता है, सबसे पहले इसी चीज़ को ही पढ़ना पड़ता है। तो ये इसमें से आप जो 9 क्लास में वो भी पढ़ सकते हैं, जो 10 क्लास में वो भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बता दें कि हम लोग को पढ़ना किस तरह से है, किस किस तरह से हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो जैसे हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर है। ठीक है। 5 चैप्टर है। जैसे मैंने बताया कि हिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर है। तो उनमें से अगर एक चैप्टर को भी अगर हम ज़्यादा से 3 दिन देते हैं, 3 दिन मान लो मैक्सिमम, मैंने तो हम तो 2 दिन का बात कह चुके हैं कि एक चैप्टर को 2 दिन देंगे। लेकिन आप लोग को हिसाब से मैं कुछ बच्चे बताया कि 2 दिन प्रेशर ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग को समझना भी पड़ेगा, तो आप लोग को क्वेश्चन भी अप्लाई बनाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से एक को, क्योंकि इसमें क्या होगा, जैसे ये चलेगा, ये समझाने की, ये थ्योरी क्लास है। ठीक है। थ्योरी क्लास के बाद इसमें से टोटल एक चैप्टर को 3 तरह पढ़ाया जाएगा। कैसे 3 तरह पढ़ाया जाएगा? पहले है ये थ्योरी क्लास। ठीक है। थ्योरी क्लास रहेगा। दूसरा है तुम्हारा एमसीक्यू बेस्ड क्लास। तुम्हारा आएगा क्वेश्चन आंसर क्लास, लॉन्ग और शॉर्ट
यानी कि एक चैप्टर को हम 3 तरीके से पढ़ेंगे या 3 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। एक चैप्टर को हम 3 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, तुम्हारा थ्योरी क्लास है, जैसे आज बेसिक कंसेप्ट को पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। और फिर एमसीक्यूज, जो एमसीक्यू बेस्ड उस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू बनेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कौन कौन से, क्योंकि बिहार बोर्ड का क्या रहता है प्रश्न जनरली, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है। बिहार बोर्ड का जो रहता है क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर इस साल आया ये क्वेश्चन, कोई ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा, हाँ ये ज़रूरी है, ज़रूरी है कि ये आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड का कोई ये नहीं है। और क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं एमसीक्यू पे चाहे पीवाईक्यू से हो, चाहे तुम्हारा वीवीआई, मोस्ट वीवीआई पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो, उनको भी डील करेंगे। और साथ साथ एक अलग क्लास होगी, क्वेश्चन आंसर की क्लास होगी, चाहे इसमें लॉन्ग आंसर हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे इसमें शॉर्ट हो, ठीक है। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को डील करेंगे, यानी कि एक चैप्टर को हम 3 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। और जैसे अगर एक स्टेप में, जैसे आज थ्योरी क्लास रहा, थ्योरी क्लास कम से कम 2 दिन चलेगी, ठीक है। और ये इसको हम ये नहीं कि इसको क्लास में ऐड नहीं कर रहे हैं, इसको हम क्लास में ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ थ्योरी क्लास को हम ऐड कर रहे हैं। इसको, ये जो क्लास रहेगी एमसीक्यू बेस्ड क्लास और क्वेश्चन आंसर की क्लास, ये आपको जैसे अगर क्लास अगर 7 बजे हो, आज तो रिकॉर्डेड क्लास है, उसके बाद अगर क्लास 7 बजे से हो, शाम 7 बजे से हो, तो ये दोनों क्लास, ये जो एमसीक्यू बेस्ड और क्वेश्चन आंसर की क्लास है, ये 4 बजे हो जाएगी, ठीक है, 4 बजे या 3 से 4 बजे इस टाइम में रह जाएगी। और दूसरी बात, हम सिर्फ इस थ्योरी क्लास को जोड़ रहे हैं कि ये एक चैप्टर का जो थ्योरी क्लास है उसको मैक्सिमम 2 से 3 दिन जाएंगे, ठीक है। और बाकी एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। और इसमें आप लोगों को ऐसा नहीं कि इसमें आपको पीडीएफ दिया जाएगा, इन दोनों का पीडीएफ शेयर किया जाएगा। आप टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसका लिंक, उसमें ज्वाइन करके आप यहाँ पे इसका नोट्स, चाहे एमसीक्यू हो या फिर लॉन्ग आंसर हो, उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और रही इस बात की थ्योरी क्लास में आपको समझना है, बेसिकली थ्योरी क्लास में आपको कहानी समझना है कि आखिर हिस्ट्री, एक्चुअल में हिस्ट्री क्या है कि समझने वाले सब्जेक्ट है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई ये हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये एक समझने घटना है। हिस्ट्री क्या है, टाइम। असल में हम जो बीते हुए चीज़, जो पास्ट की चीज़ें हैं, उसी को तो हिस्ट्री कहते हैं। उसी को कहानी फॉर्म में एक बेहतरीन एक्सप्लेन के साथ आपको समझना है। जैसे कोई मूवी देखते हैं जनरली, तो हम लोगों को लगता है कि नहीं, मूवी देखने के बाद हम लोग को हर चीज़ याद रहता है, क्योंकि वो स्टोरी फॉर्म में सेट किया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग हिस्ट्री को उसी तरह पढ़ेंगे, कहानी के फॉर्म में पढ़ेंगे, ताकि हम लोगों को लॉन्ग टर्म में और हमारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। रटने की आवश्यकता ना पड़े, यहाँ रटने की बात नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ हमको सबसे पहले हमको कॉन्सेप्ट समझना है, थ्योरी समझना है, ठीक है। तो आज हम लोग जनरली किस में बात करेंगे? आज हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो क्लास 10 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति से ही शुरुआत होता है, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति ये क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है, जो 10th क्लास में बहुत ही यूज़फुल चैप्टर है, क्योंकि जब 10th क्लास को स्टार्ट ही कीजिएगा, जब 10th क्लास का हिस्ट्री पढ़िएगा, तो सबसे पहले इसी चीज़ को पढ़ना पड़ता है। तो एक तो इसलिए मैं इसको बेसिक के फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, ताकि जो 9th क्लास के बच्चे हैं वो भी पढ़ लें, चाहे 10th क्लास के बच्चे हैं वो भी पढ़ लें, ठीक है। जो 10th क्लास में गए हैं उसको बेसिक ना पता हो तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन, फ्रेंच रेवोल्यूशन होता क्या है, उसका सोसाइटी ऑफ फ्रांस का सोसाइटी कैसा था। सोसाइटी कहने का अर्थ कि फ्रांस में किस तरह के लोग रहते थे, फ्रांस में क्या सोसाइटी था, कौन कौन से लोग रहते थे, ये हो गया फ्रांस का सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद करेंगे स्टेट जनरल, ठीक है। स्टेट जनरल क्या होता है, इस पर भी बात करेंगे। स्टेट जनरल हो गया। उसके बाद है टेनिस कोर्ट ऑथ क्या है, इस पर भी बात करेंगे। मोनार्की से क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की मतलब क्या होता है, राजाओं का शासन, यानी कि राजाओं का शासन से फ्रांस कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया, यानी कि ऐसे शासन जो राजा भी का संविधान के तहत काम करे, ये कैसे हो गया। उसके बाद फिर देखेंगे कि संवैधानिक राजा, यानी जो संविधान के अनुसार जो राजा चलता था, वो हटके रिपब्लिक कैसे बन गया। रिपब्लिक करने का अर्थ ये है कि जो किसी भी कंट्री का जो हेड हो वो इलेक्टेड हो, ये हो गया तुम्हारा रिपब्लिक हो गया। उसके बाद तुम्हारा देखेंगे रेन ऑफ टेरर देखेंगे और डायरेक्टरी रूल देखेंगे। इन सबको एक एक करके देखेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति है क्या? फ्रांस की क्रांति सबसे पहले ये फ्रेंच मतलब क्या हो गया, जो हिंदी वाले हैं, अगर नहीं हिंदी मीडियम वाले जो अगर नहीं रिलेट कर पा रहे हैं, तो फ्रेंच मतलब क्या, फ्रेंच क्या, फ्रांस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रेंच कहते हैं, और क्रांति को क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो रेवोल्यूशन, फ्रांस एक देश का नाम है, कहाँ के देश, कहाँ का देश है, यूरोप का देश है। और रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है, क्रांति मतलब क्या होता है, क्रांति मतलब किसी भी चीज़ में बदलाव, और वो भी शॉर्ट टर्म में। जब कोई पॉलिटिकल गति, क्रांति किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, क्रांति पॉलिटिकल क्षेत्र में हो सकता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में, पॉलिटिकल या सोशल किसी भी क्षेत्र में क्रांति हो सकता है। लेकिन वो जो बदलाव, क्रांति मतलब बदलाव, और ये बदलाव कब होता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में होता है, बहुत ही ये इसको बदलने में बहुत ही शॉर्ट टाइम लगता है। ठीक है, तो हो गया तुम्हारा क्रांति। तो आखिर फ्रांस में ऐसा क्या क्रांति हुआ, फ्रांस में ऐसा क्या बदलाव हुआ, फ्रांस में किस चीज़ की बदलाव हुई? तो फ्रांस में हुआ था पॉलिटिकल बदलाव, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हुआ था। इसमें राजनीतिक क्रांति हुआ था। ठीक है, राजनीति से रिलेटेड, यानी कि पहले वहाँ राजा का शासन था, फिर बदल के वहाँ लोगों का शासन हो गया। ठीक है, लोगों का शासन मतलब इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, उसे रिपब्लिक कहेंगे। यानी कि जो ये फ्रांस रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसको पहले मिटा देते हैं हम। ठीक है, ये वाली साइड इसको मिटा देते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन में सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन को। अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम पढ़ना चाहें तो हम इसको 3 पार्ट में पढ़ सकते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम 3 पार्ट में पढ़ सकते हैं। पहला क्या है, ऑन 14 जुलाई 1789। उसके बाद पोस्ट 14 जुलाई 1789। उसके बाद प्री 14 जुलाई 1789। ठीक है, यानी कि ये 1789, 14 जुलाई 1789 जो लिख रहे हैं, आखिर यही डेट क्यों लिख रहे हैं, आखिर ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई दिस डेट इज सो इम्पोर्टेंट, आखिर ये डेट जो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हम 14 जुलाई की जगह 15 जुलाई लिख सकते थे, 1789 की जगह 1800 कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन आखिर ये 14 जुलाई 1789 ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऐसा क्या बात है कि हमको लिखने की ज़रूरत पड़ी, आखिर इस डेट में क्या हुआ था, क्या घटनाएं घटी थी, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे, उन चीज़ों को भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन बात ये आता है कि आखिर 14 जुलाई 1789 से पहले, आखिर वो एक ही बार में, अगर ऐसा अगर मान लो कुछ भी हुआ, कोई भी इंसिडेंट हुआ, तो क्या एक ही बार में हो गया? क्या उससे पहले भी कुछ चल रहा था? क्या कोई भी चीज़ जो होने लगता है तो वो धीरे धीरे होता है। आखिर जब 14 जुलाई 1789 को कुछ भी हुआ, कोई भी इंसिडेंट हुआ, कोई भी घटना घटी, तो क्या उससे पहले से ही ये चीज़ चल रही थी? क्या इस चीज़ का होने का संभावना पहले से ही हो रही थी? तो ऐसी अगर संभावना थी, अगर इस चीज़ का होने का, कोई भी घटना होने का संभावना थी, तो वो संभावना क्या क्या थी? वो कौन कौन सी संभावना थी जो 14 जुलाई 1789 को एक इम्पोर्टेंट डेट, यानी कि एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिन बनाता है? ऐसी क्या घटना है, यानी कि पहले क्या घटना घटी, 14 जुलाई 1789 को क्या घटना घटी, उसके बाद 14 जुलाई 1789 को ऐसी, उसके बाद क्या कौन कौन सा बदलाव हुआ, या उसके बाद क्या हुआ, ये चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे यहाँ हम इसको इस तरह पढ़ सकते हैं कि अगर 14 जुलाई 1789, प्री मतलब क्या था, पहले। ठीक है, ये पोस्ट मतलब क्या था, बाद। ऑन मतलब उस दिन, ऑन 14 जुलाई के दिन 1789, यानी कि 14 जुलाई 1789 के दिन क्या हुआ था? पोस्ट मतलब बाद, यानी कि 14 जुलाई 1789 के बाद, और पहले, प्री मतलब क्या, पहले, यानी कि 14 जुलाई 1789 के पहले, उससे पहले क्या हुआ था। ठीक है, तो यानी कि 14 ये बाद में हो गया, ये पहले हो गया। तो यहाँ देखेंगे, प्री में देखेंगे कि 14 जुलाई 1789 में कौन कौन सी इंसिडेंट होती है। इंसिडेंट मतलब घटना, कौन कौन सी घटना होती है यहाँ पे, इसको देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे 14 जुलाई 1789 को आखिर क्या हुआ, और इसमें बात करेंगे आखिर पोस्ट, यानी कि बाद 14 जुलाई 1789 के बाद क्या हुआ। तो हम मेजरली हम यहाँ 4 बातों को
डिकोड करेंगे, चार पांच बातों को पढ़ेंगे, यानी कि 14 जुलाई 1789। इसमें क्या होता है कि 1791 में फ्रांस में क्या होता है, 1791 में फ्रांस में क्या होता है, फ्रांस का संविधान बन जाता है। क्या बन जाता है, संविधान बन जाता है। कब बनता है, अब यहाँ देख रहे हैं कि जब 1709 चल रहा है, पहले राजाओं का शासन होता है फ्रांस में, क्या होता है, राजाओं का शासन होता है। फिर 1791 में आके क्या हो जाता है, ये फ्रांस का शासन बदल जाता है, उसमें संविधान आ जाता है। फ्रांस में क्या आता है, संविधान आ जाता है। जहाँ राजाओं का शासन था, जहाँ संविधान का दूर दूर से बात नहीं था, दूर दूर से सोचा भी नहीं था संविधान के बारे में, आखिर वहाँ अचानक से 1791 में संविधान कैसे आ गया, इस चीज़ को भी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि आखिर जो संविधान आने का मतलब क्या था, कि जो राजाओं का शासन, यानी कि राजाओं को जैसे लिखेंगे मोनार्की, मोनार्की का इंग्लिश क्या होता है, राजा या राजाओं का शासन, ठीक है। ये चेंज हो गया तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की मतलब क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, संविधान होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, संविधान, यानी कि ऐसी राजा, मोनार्की मतलब क्या होगा, राजा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, संविधान, यानी कि ऐसे राजा, ऐसा राजा जो संविधान के अनुसार चले। पहले क्या राजा था, पहले फ्रांस में क्या था, सिर्फ राजा था, इसको राजा करने का इस पर कोई रूल नहीं था, वो अपना मनमानी करता था, उसको जैसे काम करने का मन करे वो वैसे करता, जो मन चाहे वो कर सकता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, जो उसको भी संविधान के अनुसार चलना पड़ा। ऐसा क्या घटनाएं घटी, ऐसी क्या घटनाएं घटी जो उसको भी संविधान के अनुसार चलना पड़ा, यानी कि राजा को भी संविधान मानना पड़ा। सबसे पहले बना कब संविधान, 1791 में, लेकिन राजा को भी संविधान मानना पड़ा। उसके बाद क्या होता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की फिर चेंज हो जाता है तुम्हारा रिपब्लिक में। एक घटना ये है, एक घटना ये है, ठीक है, एक घटना ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की रिपब्लिक में चेंज हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की था, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की जैसे बोले कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की जो संविधान के अनुसार चले, ऐसे राजा जो संविधान के अनुसार चले, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की होगा। लेकिन फिर भी वो राजा कई मतलब ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों के लिए नहीं टिक पाए। फिर वहाँ क्या होगा, वो उसको भी हटा दिया गया, राजा वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया गया। पहले क्या था, पहले क्या था, राजा वाला सिस्टम था। राजा वाला सिस्टम को हटा के क्या, राजा भी रहेगा लेकिन वो संविधान के अनुसार चलेगा, ऐसा राजा था। लेकिन फिर बाद में क्या होगा कि राजा को हटा के फेंक दिया, कोई राजा वाला सिस्टम नहीं। क्या, कौन सा सिस्टम लेकर आया, लोगों का शासन, यानी कि लोग उसको चुने, जिस तरह से प्रेजेंट में इंडिया में, तो उस तरह का शासन ला दिया। तो इसके पीछे पूरा मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरह से, ये एक दिन की घटना नहीं है। ऐसा नहीं कि आज ये राजा है तो कल उसको राजा को हटा दे, संविधान वाला डाले, ये इसको चलने में कई वर्ष लग गए, ठीक है। इसको ये एक दो दिन में नहीं हुआ। तो यही जो चेंजेस है एक्चुअल में देखा जाए तो यही जो राजाओं से, पहले राजा का शासन था और फिर राजाओं का शासन से लोगों का शासन हो गया, इसी चीज को, इसी बदलाव को क्या कहते हैं, फ्रांस की क्रांति कहते हैं। इसी बदलाव को क्या कहते हैं, फ्रांस की क्रांति कहते हैं। फ्रांस की क्रांति मतलब क्या, कि जब राजाओं का शासन से लोगों का शासन आ गया, इसी फ्रांस में, इसी क्रांति को फ्रांस की क्रांति कहते हैं। फ्रांस की क्रांति क्या, यही जो लोग, पहले लोगों राजाओं का शासन था, फिर लोगों का शासन आ गया, तो हो गया तुम्हारा फ्रांस की क्रांति, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे इसमें पावर, पोजीशन ऑफ वुमेन या पावर ऑफ पोजीशन ऑफ वुमेन, उसमें महिलाओं का क्या पोजीशन था, महिलाओं का क्या स्थान था, महिलाओं का क्या योगदान था, उन चीजों को बात करेंगे। उसके बाद एक बात करेंगे नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था और उसने फ्रांस में कौन कौन से काम किया, ठीक है। और ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है, ये क्लास 10th में आता है। क्लास 10th में इसको डिटेल्स में पढ़ाया जाता, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाया जाता उसको, ठीक है। और इसमें नेपोलियन अपना कोड दिया था। नेपोलियन ने जैसे कोड का करने का क्या अर्थ है कि कोड अपना कई काम किए थे, जिससे उसे नेपोलियन कोड कहते हैं, ठीक है। कई तथ्य कथन दिए थे, तो उसके अनुसार ये जो नेपोलियन कोड क्या है, इन चीज़ों को भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस चीज़ में, संविधान 1791 में संविधान बना, फिर राजाओं का शासन से संविधानिक राजा हो गया, संविधानिक राजा से फिर क्या होगा, लोगों का शासन हो गया। उसके बाद पोजीशन ऑफ वुमेन का पोजीशन क्या था, उसका नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तो हो गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन का,
ये हो गया माइंड में। पढ़ना किस तरह से है, ये होगा तुम्हारा फ्रांस रेवोल्यूशन, यानी फ्रांस की क्रांति को इस तरह से पढ़ना है। सबसे पहले किसको पढ़ना है, सबसे पहले ये देख लेते कि आखिर 14 जुलाई 1789 को आखिर हुआ क्या था। तब उसके बाद देखेंगे, प्री बैक देखेंगे कि उस घटना का होने का कारण क्या था। अगर कोई घटना हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। तो सबसे पहले उस घटना को देखते हैं कि 14 जुलाई 1789 को आखिर क्या घटना घटी थी। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। आप चाहे तो इसको बैक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके उसको उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऑन 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 में क्या हुआ कि इमेजिन करो, इस चीज़ को इमेजिन करने की कोशिश करो कि मान लो एक घर था, वहाँ के आम नागरिक जैसे 7,000 लोग, यानी कि 14 जुलाई 1789 को 7,000 लोग ने, कितना लोग, 7,000 लोग कहाँ पे, टाउन हॉल, 7,000 लोग 14 जुलाई 1789 को 7,000 लोग टाउन हॉल में, टाउन हॉल को घेर लिया। टाउन हॉल क्या था, राजा का घर, पैलेस ऑफ किंग, किंग के घर के चारों तरफ, किंग के घर के चारों तरफ घेर लिया है। 7,000 लोगों ने मिलकर पूरे महल को, हॉल को घेर लिया है, राजा को पूरे घर को घेर लिया है। इमेजिन करो इस चीज़ को, अगर 7,000 लोग एक घर को घेर लें तो उस तरह का माहौल, उस तरह का आवाज़ें किस तरह से गूंजेगी। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं इस चीज़ को कि एक घर के चारों तरफ, हॉल के चारों तरफ एकदम 7,000 आदमी भीड़ इकट्ठा हो गए हैं, सब नारेबाजी कर रहे हैं, सब आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति थी कब, 14 जुलाई 1789 को। लेकिन उसमें से 7,000 में से कुछ लोग, 7,000 में से कुछ लोग कहाँ गए, एक जेल में गए। 7,000 में से कुछ लोग एक जेल में गए और उस जेल में जाके तोड़ाफोड़ी की, जेल को पूरा तहस नहस कर दिए। वहाँ के जितने कैदी थे, वहाँ के कैदी को रिहा कर दिए गए, और साथ में जितने भी आर्म्स है और हथियार, आर्म्स एंड प्रिजनर्स को तो सब पहले रिहा कर दिए गए। उसके बाद जितने भी आर्म्स है और उसको लूट लिया गया। करेगा मतलब कि जैसे टाउन हॉल के, जैसे एग्जाम्पल में 14 जुलाई 1789 को 7,000 लोग टाउन हॉल के चारों तरफ इकट्ठा हुए हैं। अगर 7,000 लोग कहीं इकट्ठा हो रहे हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरह की नारेबाजी, किस तरह का आंदोलन चल रहा होगा। और उसमें से कुछ लोग, यानी कि 7,000 में से कुछ लोग कहाँ गए, बेस्टाइल जेल गए। एक जेल का नाम है बेस्टाइल जेल। ठीक है, बेस्टाइल जेल, ये क्या है, जेल है। ठीक है, ये बेस्टाइल एक जेल का नाम है, और ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट है। ये जेल इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये तुम्हारा बिहार बोर्ड के लिए MCQs क्वेश्चन बन सकता है। ये जेल, ये इम्पोर्टेंट है, VBI है, इस चीज़ को याद रखना कि लोग कौन से जेल में इकट्ठा, कौन से जेल को तोड़ाफोड़ी किए थे। ये MCQs पूछता है बिहार बोर्ड में, MCQ का फॉर्म में। ठीक है, इस जेल में एक तो प्रिजनर्स, जितने भी प्रिजनर्स मतलब कैदी, एक तो कैदी को रिहा कर दिया गया, कैदी को रिहा कर दिया गया, जितने भी कैदी थे उसको रिहा कर दिया गया। और दूसरी बात, इसको यहाँ पे पूरा तहस नहस कर दिया, तोड़ाफोड़ी कर दिया, तहस नहस कर सकते हैं, तहस नहस कर दिया। और जितने हथियार थे, हथियारों को लूट लिया गया, हथियार को क्या किया गया, लूट लिया गया। यानी कि 7,000 में से ही कुछ लोग क्या गए, बेस्टाइल जेल, बेस्टाइल एक जेल का नाम है, वहाँ पे जाके क्या किया, पहले तो तहस नहस किया, फिर वहाँ पे कैदी को रिहा कर दिया गया, और जितने भी हथियार थे, जितने भी बम बारूद थे, उनको लूट लिया। ठीक है, ये घटना घटी कब, 14 जुलाई 1789 को। इसलिए डेट इंपॉर्टेंट है। डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे हम कहें कि 14 जुलाई 1789 क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, टाउन हॉल के बाहर, यानी कि राजा के घर के बाहर, पैलेस ऑफ किंग के बाहर क्या हो गया, 7,000 लोग ने इकट्ठे खड़े हो गए और आंदोलन, नारेबाजी कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, और उसी 7,000 में से कुछ लोग कहाँ गए, बेस्टाइल जेल गए। बेस्टाइल जेल जाने के बाद उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, एकदम तहस नहस, तोड़ फोड़ कर दिया। तोड़ फोड़ करने के बाद जितने कैदी थे उस जेल में, उन सबको रिहा कर दिया गया। रिहा करने के बाद जितने भी बम बारूद थे उन सभी को लूट लिया गया। ये थी हालत।
ये हालत थी 14 जुलाई 1789 को। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था। आप इस चीज़ को इमेजिन कर, जैसे कि अगर 7,000 लोगों के बीच में अगर एक आदमी खड़ा है, पता ही नहीं चलेगा कहाँ आदमी है। तो वही वही सीन था कि अगर चारों तरफ से घेर लिया 7,000 आदमी, एक तरह 7,000 आदमी घेर लिया पूरा, और उनमें से कुछ लोग क्या क्या बेस्टाइल को तहस कर दिया, कैदी को रिहा कर दिया गया, हथियार को लूट लिया गया। ये हुआ तुम्हारा तुम्हारा क्या कब हुआ, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। लेकिन बात यह आती है कि इसके होने का क्या कारण था, इसके पीछे रीज़न क्या था, व्हाट इज रीज़न बिहाइंड दिस। इसके पीछे का रीज़न क्या था, इसके पीछे का कारण क्या था। तो इसके पीछे का रीज़न क्या था कि इसके पीछे कहीं ना कहीं, और ये जो हम राजा की बात कर रहे हैं, ये जो हम राजा की बात करें, तो कौन सी राजा है, राजा का नाम है तुम्हारा लुइस 16। राजा का नाम क्या है, जिस राजा की बात कर रहे हैं, जिस राजा की बात करें कि राजा घर के पास घर के चारों ओर 7,000 लोग जमा हुए हैं, तो उसका राजा का नाम क्या था, लुइस 16। और ये कौन से फैमिली से बिलोंग करते थे, फैमिली की बात करें, बर्बन फैमिली, बर्बन फैमिली, ठीक है, ये बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। और इससे इसकी शादी जो हुई थी, इस मैरिड टू, इसकी मैरी की पत्नी का नाम क्या था, मैरी एंटनी, मैरी एंटनी। और ये मैरी एंटनी कहाँ का था, ये ऑस्ट्रिया का था, ठीक है, ये मैरी एंटनी कहाँ का था, ऑस्ट्रिया का था। और एक क्वेश्चन इससे आता है कि ये जो है, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन बन सकता है, जैसे राजा कौन सा राजा था, फ्रांस की क्रांति में राजा का नाम क्या था, और राजा का नाम याद रखना है, लुइस 16। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि जो राजा से रिलेटेड जितना भी चीज़ है वो पूछा जाता है। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि वो कौन से फैमिली से बिलोंग करते थे, तो राजा कौन से फैमिली से बिलोंग करते थे, तो ये बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे। और राजा की पत्नी का नाम क्या था, वाइफ का नाम क्या था, तो मैरी एंटरनेट नाम था। और मैरी एंटरनेट कहाँ से बिलोंग करता था, कौन से देश से, वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है। ऑस्ट्रेलिया इसलिए इसको याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में क्या होता है कि ये लुइस 16 बाद में ऑस्ट्रेलिया पे ही हमला कर देता है, ठीक है। तो ये यानी कि अपने ससुराल पे ही हमला कर देता है बाद में, यानी कि लुइस 16 ऑस्ट्रेलिया पे ही हमला कर देता है। और इससे एक क्वेश्चन ये आता है लुइस 16 से, ये राजगद्दी पर कब बैठा, इसको यहाँ लिख देते हैं, राजगद्दी पर कब बैठा, सिट ऑन थ्रोन 1774 में बैठा। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये जो है किंग, जो राजा जो लुइस 16 जो लुइस 16 जो है, ये राजगद्दी पर कब बैठा, ये राजगद्दी में कब बैठा, 1774 को बैठा, ठीक है। यानी कि ये जो इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारा, एमसीक्यू बेस्ड, ये तुम्हारा इस ये चीज, ये क्लास, ये थ्योरी क्लास करने के बाद तुम्हारा एमसीक्यू जितने भी हैं वो लगभग बन जाते हैं, और तुमको कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाता है, तुमको कहानी के फॉर्म में समझ में आता है। और जब तुमको कहानी के समझ में फॉर्म जब कहानी की तरह समझ आ जाए, तो आप उसको खुद के अपनी भाषा में लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं, लॉन्ग या शॉर्ट आंसर लिख सकते हैं। फिर भी जिससे ना हो तो हम यहाँ कराएंगे, ठीक है। तो लुइस 16 कब राजगद्दी पर बैठा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि लुइस 16 राजगद्दी पर कब बैठा, तो कब बैठा, 1774 ईस्वी को बैठा। उसकी उसका नाम ये पूछता है कि क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा तुमको कि फ्रांस की क्रांति में जो फ्रांस की क्रांति हुई, तो उस समय फ्रांस का शासक कौन था, तो फ्रांस का शासक कौन था, लुइस 16 था। उसका वो कौन से फैमिली से बिलोंग करते थे, बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, उसकी वाइफ का नाम क्या था, मैरी एंटोनेट था, और जो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करती थी। ये हो गया तुम्हारा मोटा मोटी राजा के लिए, तो यानी कि कौन से राजा, उसका राजा का इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि सबसे ये जो हम देखें कि 14 जुलाई 1789 को ये घटना घटी, तो इन घटनाओं का रीज़न क्या था, इन घटनाओं का होने का क्या, इसके पीछे का क्या रीज़न था, क्या इंसिडेंट था। यानी कि इससे पहले 14 जुलाई 1789 के पहले कौन सी घटना घट रही थी, फ्रांस में कौन सी घटना घट रही थी जो इस दिन ऐसी घटना घटी, यानी कि 14 जुलाई 1789 को ऐसी घटना हो गई। तो वो देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि इससे अभी क्या देखेंगे, 14 जुलाई से पहले, यानी कि 14 जुलाई 1789 से पहले आखिर फ्रांस में कौन कौन सी घटना घट रही थी, उन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, जब जैसे हमने कहा कि लुइस 16 यानी कि लुइस 16
राजगद्दी पर कब बैठा? 1774। कब बैठा? 1774 ईस्वी को। यानी कि लुईस 16 राजगद्दी पर कब बैठा? 1774 ईस्वी को। और जब लुईस 16 यानी कि लुईस 16वां जब राजगद्दी पर बैठा तो उस समय क्या था, फ्रांस बैंकरप्सी की तरफ जा रहा था। बैंकरप्सी का मतलब होता है कंगाली। यानी कि जब जैसे ही लुईस 16 राजगद्दी पर बैठा वैसे ही फ्रांस क्या हो गया, कंगाली की तरफ जा रहा था। कंगाली मतलब पैसा वैसा खत्म हो जाना, गरीब होते जा रहा था, ठीक है, कंगाल होते जा रहा था, कंगाली की तरफ बढ़ रहा था। यानी कि राजगद्दी पर कब बैठा लुईस 16? 1774 ईस्वी को। उसके बाद क्या हो गया, ये धीरे धीरे कंगाली की तरफ जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, आखिर इसके पीछे आखिर ऐसा क्या रीज़न था कि फ्रांस कंगाली की तरफ जाता? उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। पहले हम ये जाने की पहले हमने 14 जुलाई 1789 का घटना देखें और उस घटना का कारण देखें, रीज़न क्या था। और रीज़न में क्या पड़े कि जैसे 1734 को जैसे गद्दी पर बैठा, क्योंकि सब घटना जो हुई तो लुईस 16 के टाइम में हुई, तो लुईस 16 1774 ईस्वी को बैठा। उसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस धीरे धीरे क्या जा रहा था, क्या बोलता है, कंगाली की तरफ जा रहा था, ठीक है। पसीना आ रहा है, एक बार 1 मिनट। चलिए ठीक है, फैन ऑफ है इसलिए थोड़ा सा गर्मी लग रहा है। तो क्या था कि 1774 ईस्वी को फ्रांस जैसे ही राजगद्दी पर बैठा तो क्या हो गया, फ्रांस कंगाली की तरफ जा रहा था। और कंगाली की तरफ जाने का रीज़न क्या था, कंगाली की तरफ आखिर क्यों जा रहा था फ्रांस का रीज़न, इसका क्या रीज़न था कि फ्रांस कंगाली की तरफ जा रहा था? उसका कई रीज़न है, चलिए इस तरह बना लेते हैं, ठीक है। पहला रीज़न, ए नंबर रीज़न है कि युद्ध लड़ता था, यानी कि वॉर, यानी कि फ्रांस के यानी लुईस 16 को युद्ध लड़ने में बहुत ही शौकीन था, बिना वजह युद्ध लड़ता था, बिना चाहे, सिर्फ युद्ध, हमेशा युद्ध में ही गिरा रहता था। यानी कि फ्रांस हमेशा युद्ध में गिरा रहता था, सिर्फ लुईस 16 हमेशा युद्ध में गिरा रहता था। तो अगर जब युद्ध लड़िएगा तो खर्चा होगा, और खर्चा होगा तो आपको इसमें महंगाई बढ़ेगी। तो इस तरह के कई घटना थे। अगर जैसे जाहिर सी बात है खर्चा होगा तो इससे क्या होता, कंगाली की तरफ जा रहा था, बहुत अधिक पैसा युद्ध में जा रहा था, उसका सेनाओं में खर्च हो रहा था, खाने पीने में खर्च हो रहा था। तो इससे कहीं ना कहीं युद्ध एक रीज़न था, बहुत बड़ा रीज़न था कि कंगाली होने का। फ्रांस का एक रीज़न था, बहुत बड़ा रीज़न था युद्ध, कि वो बिना ऐसे युद्ध लड़ता था, इसलिए वो कंगाली की तरफ जा रहा था। और दूसरा रीज़न क्या था, जैसे एक तो युद्ध लड़ता था और दूसरा रीज़न ये था कि अमेरिका की जो कुछ कॉलोनीज़ हैं, अमेरिका की कुछ कॉलोनी था वो ब्रिटिश के कब्जे, अंग्रेज़ों के कब्जे में था। अमेरिका कॉलोनी किसका था? अमेरिका का था। किसके कब्जे में था? अंग्रेज़ों के कब्जे में था। लेकिन छुरा कौन रहा था? फ्रांस रहा था। इसका कोई कंसेप्ट, ये लॉजिक ही नहीं, जिसका चीज़ है उसको फ़र्क नहीं पड़ता, ये बीच में ये घुस रहा है, उसको आज़ाद कराने के लिए ये कोशिश कर रहा है। तो अगर जाहिर सी बात, आप अगर कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश, आज़ाद करने की कोशिश कीजिएगा, उसमें भी खर्च होगा। तो एक रीज़न क्या था कि अमेरिकन कॉलोनीज को फ्री करने के लिए, अमेरिकन कॉलोनीज को फ्री करने के लिए कहीं ना कहीं एक ये भी रीज़न था, ठीक है। और एक रीज़न ये भी था कि फ्रांस में एक महल था, उस महल एक महल, बहुत बड़ा महल था, एक महल नहीं, बहुत बड़ा, मतलब एक ही महल था लेकिन बहुत बड़ा, इतना भव्य महल था कि उसको मेंटेनेंस के लिए काफ़ी खर्चा हो जाता था। उसकी आमदनी का बहुत कई हिस्सा इसमें चले आ रहा था, काफ़ी हिस्सा, अच्छा खासा हिस्सा इसको, यानी कि ये जो महल था उसको मेंटेनेंस में चले आता, उसके जो देख रेख के लिए जितने आदमी रखे हैं, सबको सैलरीज देना है, तो इन खर्चों को चलाने में, मेंटेन करने के लिए बहुत ही अधिक खर्चा हो जाता था। और इसका महल का क्या नाम था? वर्साइल, पैलेस ऑफ वर्साइल। अब वर्साइल याद रखिए, सिर्फ वर्साइल, महल का क्या नाम था? वर्साइल नाम था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए, वीवीआई है, ये पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि उस महल का क्या नाम था। तो उस महल का क्या नाम था? वर्साइल महल था। यानी कि इस महल में इतना खर्चा हो जाता, इतना मेंटेनेंस लगता था कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी कि आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा, फ्रांस का जो शासक था, यानी फ्रांस का जो आमदनी था, यानी लुईस 16 का जो भी आमदनी था, तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा किस में चले जाता था?
ये वर्साइल जो महल है उसको मेंटेनेंस में चले जाता था, बहुत बड़ा हिस्सा चले जाता था। इससे भी एक ये भी एक रीज़न है कि फ्रांस बैंकरप्सी यानी कंगाली की तरफ जा रहा था। पहला रीज़न क्या था, बिना ये चाहे युद्ध लड़ रहा था, और दूसरा क्या था कि हर किसी और का चीज़ वो बिना वजह उसको फ्री करना चाहता था। है किसका चीज़, अमेरिकन कॉलोनीज। किसका कॉलोनीज था, अमेरिका का। कौन कब्जा किया हुआ था, ब्रिटिश कब्जा किया हुआ था, अंग्रेज कब्जा किया हुआ था, लेकिन ये उसको आज़ाद कराने में तुला हुआ था। तो इससे भी उसका क्या हो गया, आमदनी में खपत होने लगा। इससे भी उसको कंगाली यानी कि ये भी कंगाली की ओर बढ़ने का एक कारण था। ठीक है। उसके बाद इसमें एक तो ये करने का तरीका कि हेल्प करना था, यानी कि उसको हेल्प कर रहा था कि भाई लड़ो, बिना ये युद्ध लड़ रहा। ये भी कहीं ना कहीं ये भी एक युद्ध है, ये भी कहीं ना कहीं ये भी युद्ध है। और चौथी बात क्या था कि बिना वजह बहुत सारे लोन कर्ज लेके रखे थे। जब जाहिर सी बात अगर युद्ध लड़ेगा तो अगर बैंकरप्सी आएगी, कंगाली की तरफ जाएगा, तो लोन बिना बहुत सारे लोन लेके रखे थे। यानी कि ये जो लुईस 16 ने बहुत ही लोन लेके रखे थे, और इसको चुकाना कितना पड़ता, 10% एनम 10% एनम की सालाना 10% का ब्याज की दर से चुकाना पड़ता था। इससे एक बहुत बड़ा असर पड़ता था फ्रांस की आमदनी पर इससे बहुत बड़ा असर पड़ा, क्योंकि धीरे धीरे एक तो युद्ध लड़ रहा, उससे पैसे खर्च हो रहे हैं, अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प कर रहे हैं, उससे भी पैसा खर्च हो रहा है, और लोन लेके रखे हैं, फिर लोन के बदले ब्याज देना, उससे पैसे खर्च हो रहे हैं। और वर्साइल एक भव्य महल है, एक बहुत बड़ा महल है, जिससे क्या हो रहा है कि मेंटेनेंस में उसका बहुत पैसा खर्चा चले जा रहा है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये जो मोटा मोटी 4 कारण है, ये 4 कारण, इस 4 को याद रखना। और इसमें बिहार बोर्ड में क्वेश्चन इस तरह से आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से आता है कि फ्रांस का कंगाली का कारण क्या था, मतलब फ्रांस कंगाली की तरफ जा रहा था, इसका क्या कारण था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको मोटा मोटी 4 कारण बताना। फ्रांस कंगाली की तरफ जा रहा था कब, जब लुईस 16 फ्रांस की राजगद्दी पर 1734 को बैठा, तो क्या हुआ कि वो लुईस 16 को बिना वजह युद्ध लड़ने का शौकीन था, यानी कि बिना वजह युद्ध लड़ते रहता था। और दूसरा कारण क्या था, अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प करता था फ्री होने में, आज़ाद होने में। और तीसरा कारण क्या था, वो लोन लेके रखा था बहुत, जिससे उसको चुकाना ब्याज के दर से 10% एनम के दर से चुकाना पड़ता था। और चौथा क्या था, वर्साइल यानी कि महल। एक महल को मेंटेनेंस, एक ऐसा महल है जिसको एक इतना बड़ा महल था, इसको मेंटेनेंस में बहुत पैसा खर्चा हो जाता था। तो ये तुम्हारा 4 हो गया तुम्हारा, कि ये इंपॉर्टेंट, इसको मेजर पोर्शन को याद रखना। अगर क्वेश्चन इस तरह से आए कि कंगाली का क्या कारण था, तो आप इस तरह से 4 कारण लिख सकते हैं, थ्योरी वाइज बना के भी लिख सकते हैं या पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि अगर फ्रांस कंगाली की तरफ जा रहा है, तो फ्रांस का आमदनी गिर रहा है, तो आमदनी आ कहाँ से रहा है, फ्रांस का आमदनी आज कहाँ, किसी भी सरकार, किसी भी राज्य का आमदनी कहाँ से आता है, किस चीज़ से आता है, टैक्स से आता है। जाहिर सी बात है, टैक्स से आता है। किसी भी देश का किसी भी सरकार के पास पैसा, या किसी भी किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में पैसा आता है कहाँ से, टैक्स से आता है। तो जैसे जैसे ये कंगाली की तरफ जा रहा था, जैसे कंगाली की तरफ जा रहा था, जैसे फ्रांस कंगाली की तरफ जा रहा था, तो राजा ने वैसे से टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ऐसे टैक्सेस, बहुत सारा टैक्स लगाया गया था। जो मेन टैक्सेस से 2 टैक्स लगाया गया था। एक होता है टाइल्स, दो तरह का टैक्स लगाया गया था। एक ये टैक्स को याद रखना, टाइल्स और टाइल्स, ये 2 टैक्स हैं, 2 टैक्स का नाम है। ठीक है, ये 2 टैक्स हैं, टाइल्स और टाइल्स। ये 2 टैक्स सरकार किस वजह से लगा रही थी, क्योंकि ये जो फ्रांस है बैंकरप्सी ओर जा रहा था। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गया शायद, हाँ इसका स्पेलिंग गलत हो गया, टाइल्स। ठीक है, स्पेलिंग सही है। यानी कि ये जब बैंकरप्सी कंगाली की तरफ जा रहा था, तो सरकार ने यानी कि